जरा सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपए, कुछ गिने चुने दोस्त और एक ऐसा इरादा जिसे कोई तोड़ न सके। क्या इतनी सी चीजों से एक ऐसी कंपनी बनाई जा सकती है जो दुनिया भर में भारत की तकदीर बदल दे? जी हां, ये कहानी है नारायण मूर्ति और उनकी 10,000 रुपए की क्रांति की, जिसने इंडियन आईटी सेक्टर का नक्शा ही बदल डाला। बस इसी एक लाइन में नारायण मूर्ति की पूरी फिलॉसफी छिपी है। उनके लिए सब कुछ परफॉर्मेंस था। आप काम करते हैं तो आपकी वैल्यू है, नहीं करते तो आप कहीं नहीं टिकते। और यही सोच आगे चलकर इन्फोसिस की नींव बनी। और उस सोच की कामयाबी का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए। 1993 में इन्फोसिस के आईपीओ में लगाए गए सिर्फ 10,000 रुपए आज 13 करोड़ से भी ज्यादा हैं। 10,000 से 13 करोड़, सच में किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए नारायण मूर्ति और इन्फोसिस के इस कमाल के सफर को इन 6 हिस्सों में समझते हैं। ये वो कहानी है कि कैसे एक छोटा सा सपना हकीकत बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो एक बहुत ही साधारण परिवार से आया था, लेकिन जिसके सपने बहुत असाधारण थे। एक ऐसा इंसान जिसे आज हम सब फादर ऑफ इंडियन आईटी के नाम से जानते हैं। मूर्ति की शुरुआत बहुत ही मामूली थी, लेकिन उनमें एक बात बहुत खास थी। वो दूर का सोचते थे। उस दौर में जहां सब लोग 1,000 रुपए महीने की मोटी तनख्वाह के पीछे भाग रहे थे, वहीं उन्होंने सीखने के लिए सिर्फ 450 रुपए की नौकरी चुनी। ये फैसला बताता है कि उन्होंने हमेशा पैसे से ज्यादा ज्ञान को अहमियत दी। लेकिन एक कारोबारी बनने से पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। एक ऐसी घटना जिसने एक वामपंथी सोच वाले इंसान को पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक बना दिया। एक जमाना था जब मूर्ति ये मानते थे कि सारी दौलत सब में बराबर बंटनी चाहिए और सब कुछ सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बुरे अनुभव ने उनके इन वामपंथी विचारों को तोड़ दिया और उन्हें दयालु पूंजीवाद का रास्ता दिखाया। यानी एक ऐसा रास्ता जहां बिजनेस सिर्फ मुनाफा नहीं कमाता, बल्कि समाज के लिए नौकरियां और दौलत भी बनाता है। ये बात है 1974 की। जगह थी बुल्गारिया। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उन्हें 72 घंटों के लिए एक 8 इंच की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। ना खाना ना पानी। उन 72 घंटों में अकेले उस कोठरी के अंदर कम्युनिज्म पर से उनका भरोसा हमेशा के लिए उठ गया और उन्होंने ठान लिया कि अगर देश को बदलना है तो सरकार के भरोसे नहीं बैठना, खुद कुछ करना होगा। और उसी टूटे हुए भरोसे से एक नए सपने ने जन्म लिया। एक ऐसा सपना जिसकी शुरुआत हुई थी उधार के 10,000 रुपयों और घर के एक छोटे से कमरे से। सोचिए, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, बस अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से उधार लिए हुए 10,000 रुपए, 6 भरोसेमंद दोस्त और पुणे में अपने ही घर का सामने वाला कमरा। बस इन्हीं चीजों के साथ 1981 में इन्फोसिस की शुरुआत हुई। आज के स्टार्टअप्स के दौर में ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उस वक्त भारत में बिजनेस करना मतलब लोहे के चने चबाना। एक टेलीफोन लगवाने में 1 साल लग जाता था और अपना पहला कंप्यूटर बाहर से मंगाने के लाइसेंस के लिए उन्हें 2 साल लग गए, जिसके लिए मूर्ति ने दिल्ली के 25 चक्कर काटे थे। लाइसेंस राज की ये मुश्किलें तो बस एक शुरुआत थीं। असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक ऐसा दौर आया जिसने कंपनी और उसके संस्थापकों के हौसले को बुरी तरह से आजमाया। साल 1989 में एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर बुरी तरह से फेल हो गया। कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। एक को फाउंडर तो हिम्मत हार के चले भी गए। जब सब बिखर रहा था, तब नारायण मूर्ति एक चट्टान की तरह खड़े रहे और बाकी साथियों से कहा, अगर आप सब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा। लेकिन इससे भी पहले एक और मुश्किल घड़ी आई थी। साल 1982 में, दिवाली से ठीक पहले, कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 पैसा नहीं था और 21 कर्मचारियों को सैलरी देनी थी। अब ऐसे में कोई क्या करता? मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति के सोने के कंगन भेज दिए। उस दिन उन्होंने सिर्फ सैलरी नहीं दी, बल्कि अपने लोगों का भरोसा जीता। एक ऐसा भरोसा जो इन्फोसिस की सबसे मजबूत नींव बन गया। यह देखकर उन 21 कर्मचारियों ने भी ठान लिया कि वो इस कंपनी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब नींव इतनी मजबूत हो तो उस पर एक बुलंद इमारत बननी ही थी। उन मुश्किल दिनों के बाद इन्फोसिस ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखिए, 1993 में कंपनी का आईपीओ आया। 1999 में नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। और फिर रेवेन्यू के आंकड़े तो देखिए, पहले $100 मिलियन, फिर $1 बिलियन और फिर $10 बिलियन। ऐसा लग रहा था मानो इन्फोसिस सफलता के पंखों पर उड़ रही हो।
10,000 रुपये से शुरू हुई एक कंपनी की कीमत 1999 में $17 बिलियन हो गई और आज $75 बिलियन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक सपने के सच होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल उठता है कि इस रॉकेट जैसी ग्रोथ के पीछे की वजह क्या थी? वो था मूर्ति का लीडरशिप कोड। कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी वैल्यूज जिन्हें उन्होंने सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी अपनाया। ये सिद्धांत सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे। सादगी ऐसी कि आज भी वो अपना टॉयलेट खुद साफ करते हैं। नैतिकता ऐसी कि जब पत्नी उनके साथ बिजनेस ट्रिप पर गई तो उनके होटल का खर्चा अपनी जेब से दिया। ये एक मैसेज था कि कंपनी का पैसा सिर्फ कंपनी के काम के लिए है। और मेरिट को इतनी तवज्जो दी कि अपने ही हार्वर्ड पास बेटे को कंपनी में एक रोल के लिए 3 साल तक इंतजार करवाया। लेकिन उनके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी विनम्रता। एक बार एक फ्लाइट में उन्होंने एक गर्भवती महिला को परेशान देखा। उन्होंने फौरन अपनी बिजनेस क्लास की सीट उस महिला को दे दी और खुद जाके इकोनॉमी क्लास में बैठ गए। और कमाल की बात तो यह है कि जब क्रू ने उन्हें धन्यवाद देना चाहा तो वो शर्मिंदगी से बचने के लिए प्लेन से सबसे पहले उतर गए। मूर्ति ने हमेशा 2 तरह की पावर के बीच का फर्क समझाया। एक होती है पोजिशनल पावर, जो पद या परिवार के नाम से मिलती है, जैसे अर्जुन तेंदुलकर को मिली, और दूसरी होती है पर्सनल पावर, जो अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाई जाती है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कमाई। वो हमेशा पर्सनल पावर के हिमायती रहे। तो इन्फोसिस और नारायण मूर्ति की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उनके इन 3 सिद्धांतों, सादगी, नैतिकता और करुणा, इनमें से आज के दौर में इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए किस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।